सिस्टम लॉग ने मुझे सब कुछ बता दिया। एरर 403, एक्सेस डिनाइड। एरहू की एसपी कंपनी ने पासवर्ड बदल दिया था। दापिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कमीना एरहू सारा पैसा खुद हड़पना चाहता है। इतना गुस्से में उसने नूडल्स का कप ही मेज से गिरा दिया। मैं अभी जाता हूँ, उसके दांत तोड़ दूंगा, दापिंग चिल्लाया। बैठ जाओ, मैंने ठंडी आवाज में कहा। मेरी आवाज सुनते ही वो दरवाजे के पास ही रुक गया। लेकिन फैन, वो हजारों युआन हैं। यूचू के पापा का इलाज उसी पैसे से होगा। उसकी आवाज भर्रा गई। उसकी आंखें लाल थीं, थकान से नहीं, गुस्से से। मुझे पता है, मैंने शांत स्वर में कहा, फिर उठकर खिड़की के पास चला गया। नीचे पूरा शहर सुनहरी धूप में चमक रहा था। लालच सबसे अच्छा चारा होता है, मैंने धीरे से कहा, और एरहू ने पूरा का पूरा निगल लिया। अगर वो पहले मुझे धोखा नहीं देता तो मेरे पास उसे खत्म करने की कोई वजह नहीं होती। मैं वापस स्क्रीन की तरफ मुड़ा। लाल बिंदुओं से भरा नेटवर्क मैप पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैंने सोल लिंक बनाया था तभी उसके अंदर एक जाल भी छिपा दिया था। ऐसा जाल जिसे कोई कभी नोटिस नहीं कर सकता था। एक लॉजिक बम, इतना गहराई में छिपा हुआ कि कोई अच्छा प्रोग्रामर भी उसे नहीं ढूंढ सकता था। उसका ट्रिगर बेहद आसान था। अगर पेमेंट कनेक्शन 3 बार से ज्यादा फेल हुआ तो बम अपने आप एक्टिव हो जाता। उसी समय मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। कंफर्मेशन मैसेज। लॉजिक बम एक्टिव हो चुका था। उसने एरो की कंपनी के हर बिजनेस चैनल को लॉक कर दिया, एक भी नहीं छोड़ा। और साथ ही चाइना मोबाइल के मुख्य कार्यालय में एक गुमनाम रिपोर्ट भी भेज दी, 3 सालों के सबूतों के साथ, कि उसकी कंपनी गैर कानूनी तरीके से लोगों से पैसे वसूल रही थी। उसे मेरा पैसा चाहिए था तो मैं उसका पूरा बिजनेस ले लूंगा। उसी समय एरहू अपने ऑफिस में बैठा भविष्य के करोड़ों गिन रहा था। तभी पूरी बिल्डिंग की सारी स्क्रीन एक साथ झपकी। दोनों मॉनिटर लाल हो गए। क्रिटिकल सिस्टम एरर। उसके ऑफिस की हर स्क्रीन पर एक ही चेतावनी थी, सिस्टम फेलियर, कोर डेटाबेस नष्ट। तभी उसकी मेज पर रखा लाल फोन बज उठा, सीधा मोबाइल कंपनी के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से। एरहू ने कांपते हाथों से फोन उठाया। उधर से ठंडी आवाज आई, तुम्हारी कंपनी आखिर कर क्या रही है? हमें हजारों शिकायतें मिली हैं और गैर कानूनी चार्जिंग के पक्के सबूत भी। मामला सीधे सरकारी शिकायत विभाग तक पहुंच चुका है। अगर खुद डूबना है तो हमें साथ मत घसीटो। फोन कट गया। एरहू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। फोन फर्श पर फिसलता चला गया। वह मेज के नीचे पड़ा, ऊपर लाल स्क्रीन को घूरता रहा। सब खत्म हो गया। वह बुदबुदाया, वह लड़का शैतान है। 5 मिनट बाद मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था एरहू। मैंने 2 बार रिंग होने दी, फिर कॉल उठा ली। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। बॉस, फैन। एरहू लगभग रो पड़ा। मुझसे गलती हो गई, कृपया इसे रोक दो। उसकी आवाज कांप रही थी। इन्वेस्टिगेशन टीम रास्ते में है। अगर मैं जेल चला गया तो तुम्हें भी पैसे नहीं मिलेंगे। अब उसे डर समझ में आ चुका था। मैं आराम से कुर्सी पर पीछे टिक गया। जब तुमने पासवर्ड बदला था तब तो काफी आत्मविश्वास में थे, एरहू बोला। मैं बेवकूफ था। अगले ही पल फोन में थप्पड़ की आवाज आई। वो खुद को मार रहा था। मैं चुपचाप सुनता रहा। कुछ देर तक उसे खुद को सजा देने दी। फिर मैंने कहा, डील वही रहेगी, 50-50। उधर से एरहू जल्दी जल्दी बोलने लगा, 70% ले लो, 80% भी ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस रिपोर्ट वापस ले लो और सिस्टम अनलॉक कर दो। जो चाहोगे दूंगा। मैंने बिना भाव बदले कहा, पहले 5 लाख युआन कैश लेकर आओ, 30 मिनट इंटरनेट कैफे। अगर एक युआन भी कम हुआ तो जेल में बैठकर सोचते रहना। मैं अभी बैंक जा रहा हूँ। एरहू लगभग चिल्लाया और तुरंत फोन काट दिया। मैंने फोन नीचे रखा। दापिंग अब भी मुझे मुंह खोले देख रहा था। एक बड़ा बैग तैयार करो, मैंने कहा। मैं फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। आज ये शहर मुझे पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। आधे घंटे बाद एरहू इंटरनेट कैफे के दरवाजे पर दिखाई दिया, चेहरा लाल, शर्ट पूरी पसीने से भीगी हुई, हाथ में भारी काला बैग। मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं इंसान ही न हूं। उसने बिना कुछ कहे बैग मेज पर रख दिया। उसकी ठुड्डी से पसीना टपक रहा था। दापिंग की आंखें पूरी तरह फैल गईं, जैसे वह सांस लेना ही भूल गया हो। 100 युआन की 50 गड्डियां मेज पर एकदम करीने से रखी हुई थी। मैंने उन्हें गिनने की भी जरूरत नहीं समझी। मैंने कुछ लाइनें कोड की लिखी और एंटर दबा दिया। हो गया। सिस्टम फिर से ऑनलाइन था। लेकिन एरहू एक बात नहीं जानता था, रिपोर्ट पहले ही भेजी जा चुकी थी। बस उसका हल्का वर्जन, इतना कि उसे सिर्फ जुर्माना भरना पड़े। मुझे अभी उसकी कंपनी की जरूरत थी। एरहू के जाने के बाद मैं मेज पर रखे 5 लाख युआन को देखता रहा। आज की कमाई जोड़कर कल तक मेरे पास 10 लाख युआन होंगे, यूचू के परिवार का पूरा कर्ज चुकाने के लिए काफी। तभी मेरा फोन फिर बजा। इस बार एक अनजान नंबर, बीजिंग से। मैंने कॉल उठाई। क्या मैं मिस्टर क्यू से बात कर रही हूँ? सोल लिंक के डेवलपर। उसकी आवाज तेज और आत्मविश्वास से भरी थी, ऐसी आवाज जो कभी ना सुनने की आदी नहीं होती। हम टीएक्स की इन्वेस्टमेंट टीम से बोल रहे हैं। आपके प्रोडक्ट के आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं।
क्या आप इसे बेचने में रुचि रखते हैं? मेरी आंखें हल्की सी कुड़ गईं। वह बिना रुके बोली, अगर आपने मना किया तो कल तक आपका प्रोडक्ट पूरे इंटरनेट से गायब हो जाएगा। मैंने फोन थोड़ा कसकर पकड़ लिया, फिर मुस्कुरा दिया। तो आखिरकार शुरुआत हो ही गई। मुझे अपना पिछला जीवन साफ याद था। 2008 का टीएक्स कॉपी करने का बादशाह। जिस भी छोटे प्रोडक्ट पर उसकी नजर पड़ती, उसके सामने सिर्फ दो रास्ते होते, या तो सस्ते में उसे बेच दो या फिर इंतजार करो जब तक वह उसे कॉपी करके अपने करोड़ों यूजर्स के सामने लॉन्च न कर दे और तुम्हारा बिजनेस खत्म ना हो जाए। यही उस दौर का नियम था और ज्यादातर लोगों के पास लड़ने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन मैं ज्यादातर लोगों जैसा नहीं था। सच कहूं तो मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आज रात से पहले अपना फायरवॉल अपग्रेड कर लेना। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी। 5 लाख युआन बैग में भरे, उसे कंधे पर टांगा। उस बड़ी कंपनी का क्या? दापेंग ने पूछा। उन्हें थोड़ी देर और बहादुर महसूस करने दो, मैंने जवाब दिया। मैंने दरवाजा खोला और दापिंग के साथ बाहर निकल गया। धूप हमारे ऊपर गर्माहट के साथ पड़ रही थी। बड़ी कंपनियां अपने आकार के दम पर दुनिया पर राज करती थीं, लेकिन असली हुनर वह चीज थी जिसकी नकल वे कभी नहीं कर सकते थे। अस्पताल का लंबा कॉरिडोर सफेद रोशनी में शांत पड़ा था। एक डॉक्टर बिना रुके हमारे पास से निकल गया। चारों तरफ दवाइयों और सफाई वाले केमिकल की गंध फैली हुई थी। यूचू इमरजेंसी रूम के बाहर बेंच पर बैठी थी, सिर झुका हुआ, दोनों हाथ कसकर जुड़े हुए, इतनी जोर से कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। पिछली रात की बारिश की मिट्टी अब भी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म के निचले हिस्से पर लगी हुई थी। वह पूरी तरह टूटी हुई लग रही थी। उसके पास ही उसकी माँ लिu पिंगपिंग दीवार से लगी हुई धीरे धीरे रो रही थी। उनके हाथ में कागजों का मोटा पुलिंदा था, कर्ज वसूली के नोटिस, इतने सारे कि जैसे ईंट का टुकड़ा हो। माँ रोइए मत, यूचू ने सूखी आवाज में कहा। वह खुद चुपचाप बैठी रही, जबकि उसकी माँ उसके बगल में रोती रही। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन लिu पिंगपिंग ने सिर हिला दिया। कौन सा रास्ता? उन्होंने लाल सूजी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। ऑपरेशन के पैसे तो किसी तरह जुट गए, लेकिन जिन लोगों से हमने उधार लिया था उनका अभी फोन आया था। उन्होंने कहा है अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो वे हमारा घर ले लेंगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा। इस बार हमारा परिवार सचमुच खत्म हो गया। यूचू ने अपने होंठ इतने जोर से काटे कि खून का स्वाद आने लगा। उसी समय कॉरिडोर के दूसरे छोर से कदमों की आवाज गूंजी। उसने सिर उठाया। हम दोनों मोड़ से बाहर आए। मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया। बेंच पर बैठी यूचू और उसके पास रोती हुई उसकी माँ। दापिंग मेरे पीछे पीछे तेज सांसें लेता हुआ चल रहा था, लेकिन मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहा। यूचू खड़ी हो गई। उसकी माँ ने आंसुओं भरी आंखों से हमारी तरफ देखा। चेहरे पर साफ उलझन थी। जैसे ही यूचू ने मुझे पहचाना, उसकी आंखें फैल गईं। मैं सीधे बेंच तक गया और उनके सामने रुक गया। बिना कुछ कहे मैंने कंधे से बैग उतारा और बेंच पर रख दिया। धम! शांत कॉरिडोर में उसकी आवाज गूंज उठी। इसमें 5 लाख युआन हैं। मैंने बिल्कुल ऐसे कहा जैसे मौसम का हाल बता रहा हूँ। शांत, साधारण, मानो इसमें कुछ खास ही ना हो। लिu पिंगपिंग रोना भूल गई। दोनों माँ बेटी बैग को घूरने लगीं। बूढ़ी महिला ने मुंह खोला, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। मैंने बैग की जिप खोल दी। अंदर 100 युआन के लाल नोटों की गड्डियां किनारे से किनारे तक भरी हुई थीं। यूचू उस पैसे को ऐसे देख रही थी जैसे सपना देख रही हो। 50 गड्डियां पुराने कैनवास के बैग में ठूंसी हुई और अस्पताल के कॉरिडोर में खुली पड़ी थीं। मैंने लिu पिंगपिंग की तरफ देखा। आंटी, ये 5 लाख युआन कैश है। सबसे पहले उन लोगों का कर्ज चुकाइए जो आपको धमकी दे रहे हैं, बाकी सब बाद में। मैंने छोटी सी एक गड्डी निकाली और धीरे से उनके हाथों में रख दी। बाकी पैसे अंकल के ऑपरेशन के बाद के इलाज के लिए हैं। लिu पिंगपिंग बिल्कुल जड़ हो गई। पहले उन्होंने अपने हाथों में रखा पैसा देखा, फिर मेरी तरफ, फिर वापस पैसे की तरफ। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उनके कांपते हाथ मेरे कॉलर को पकड़ चुके थे। बेटा, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? मैं हल्का सा मुस्कुराया। चिंता मत कीजिए आंटी, हर एक युआन पूरी तरह साफ। मैं यूचू की तरफ मुड़ा। वह अब भी बेंच के पास खड़ी थी, मानो समय वहीं रुक गया हो। मैंने छोटी सी एक गड्डी उसकी तरफ बढ़ाई। कल जो तुमसे उधार लिया था उसकी पहली किस्त, ब्याज समेत। इतना सुनते ही उसके आंसू रुक नहीं पाए। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मेरी असली पहचान पढ़ लेना चाहती हो। लिन फैन, उसने धीरे से कहा। तुम आखिर हो कौन? अब वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। कल तक मैं उसके लिए सिर्फ क्लास के पीछे बैठने वाला एक साधारण लड़का था, और आज मैंने उसकी पूरी फैमिली की कई सालों की कमाई से भी ज्यादा पैसा उसके सामने रख दिया था। जैसे कोई जादू हो, मैं उसकी आंखों में देख सकता था। वहां डर नहीं था, बस इतना गहरा भ्रम था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था क्या सोचे। मेरे पास उसे सब कुछ समझाने का समय नहीं था, और सच उसे और भी डरा देता। इसलिए मैंने मुस्कुराकर कहा, इसे एक इन्वेस्टमेंट समझ लो। भविष्य की एक महान फिजिसिस्ट 5 लाख युआन से कहीं ज्यादा कीमती होती है। उसे फिजिसिस्ट शब्द का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन मेरी बात का असली मतलब समझ आ गया।
मैं उस पर भरोसा करता था और उसे अकेला छोड़कर जाने वाला नहीं था। कांपते हाथों से उसने बैग पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसका वजन महसूस किया, उसका हाथ नीचे झुक गया। 5 लाख युआन नकद, लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा भारी होते हैं। पास खड़ी लिu पिंगपिंग ये सब देख रही थी। कई दिनों बाद पहली बार उनके चेहरे से घबराहट कम होती दिखाई दी। उन्होंने मुझसे रसीद लिखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और मुड़कर चल पड़ा। दापिंग तुरंत मेरे साथ हो लिया। अस्पताल से बाहर निकलते ही शाम की ठंडी हवा हमारे चेहरे से टकराई। दापिंग वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया, सांसें अब भी तेज चल रही थीं। बॉस, वो हाँफते हुए बोला, वो पूरे 5 लाख थे, आपने ऐसे ही दे दिए, रसीद तक नहीं ली। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं पागल हो गया हूं। मैंने उसे कुछ पल तक सोचने दिया, फिर जेब से सिगरेट निकाली, सुलगाई और शांत सड़क की तरफ देखने लगा। पिछले जीवन की पुरानी आदत। हालांकि यह जवान शरीर अब भी उसके स्वाद का आदी नहीं था। वह पैसा बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, मैंने कहा। दापिंग ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने सिगरेट उंगलियों में पकड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, टीएक्स की नजर कब से हम पर है? इतना तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा। दापिंग बुदबुदाया, फोन पर आपने उनसे काफी टक्कर ले ली थी। मैंने आंखें हल्की सी कोड़ ली। उन्होंने अपनी चाल चल दी है। मैंने फोन निकाला। सिर्फ आंकड़े ही सब कुछ बता रहे थे। जो ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था, वह 10 मिनट पहले अचानक नीचे गिर गया था। एक्टिव यूजर्स सीधे आधे, 50% गायब। बस ऐसे ही। दापिंग झुककर स्क्रीन देखने लगा। नंबर देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने शांत होकर मैसेजिंग ऐप खोला, हमारा डाउनलोड लिंक एक ग्रुप में भेजा। जैसे ही मैसेज गया, स्क्रीन पर लाल चेतावनी उभर आई, लिंक ब्लॉक्ड, सिक्योरिटी रिस्क डिटेक्टेड। उन्होंने सिर्फ हमारी स्पीड कम नहीं की थी, उन्होंने अपने पूरे प्लेटफॉर्म से हमारा हर निशान मिटा दिया था। मैंने सीधे सर्वर से कनेक्ट होने की कोशिश की। एड्रेस लोड होता रहा। 5 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ नहीं। डीडीओएस अटैक। वे नकली ट्रैफिक भेजकर हमारे सर्वर को डुबो रहे थे। मैंने सिगरेट की राख झाड़ दी। बड़ी कंपनियों का वही पुराना तरीका, लिंक ब्लॉक करो, सर्वर गिराओ, ट्रैफिक रोक दो। अभी सबसे बड़ी ताकत ट्रैफिक है, और देश का सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म उन्हीं के पास है। जिस पल वे अपनी चैट ऐप में तुम्हारा लिंक ब्लॉक कर दें, उसी पल तुम्हारी आवाज बंद। हम जैसी छोटी टीम के लिए इसका मतलब होना चाहिए मौत। दापिंग ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। तो बस सब खत्म? उसने फोन दिखाया। एरू का भी मैसेज आया है, मोबाइल डेटा के सारे चैनल बंद हो चुके हैं। वो पागल हो रहा है। मैंने सिगरेट फेंकी और खड़ा हो गया। जितना जोर से वे हमला कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा वे हमसे डर रहे हैं। टीएक्स जैसी कंपनियां अगर तुमसे नहीं डरती तो तुम्हें इग्नोर कर देती हैं या तुम्हारी कॉपी बना लेती हैं। गंदे तरीके तभी अपनाती हैं जब दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाती। चलो, मैंने कहा, वापस इंटरनेट कैफे। दापिंग पलकें झपकाने लगा। क्यों? मैं मुस्कुराया, लेकिन इस बार मुस्कान बिल्कुल ठंडी थी। उनसे लड़ने नहीं, उन्हें एक गिफ्ट देने। उसी समय शेंजेन, शाम के आसमान के नीचे टीएक्स का विशाल कॉरपोरेट टावर चमक रहा था। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर वांग लाऊ अपने बड़े से ऑफिस में कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था। हाथ में कॉफी का कप था। सामने उसका टेक लीड रिपोर्ट दे रहा था। उनका सर्वर पूरी तरह दब चुका है। वह मुस्कुराया। हमारे प्लेटफॉर्म पर उनका हर लिंक ब्लॉक हो चुका है। अभी वे पूरी तरह खत्म है। वांग लाऊ ने धीरे से कॉफी की चुस्की ली। कुछ पल चुप रहा, फिर कप नीचे रखा और खड़ा हो गया। सिर्फ एक हाई स्कूल का लड़का है, अपनी औकात नहीं जानता। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे वह ऐसा आदमी हो जिसे कभी किसी चीज ने चौंकाया ही ना हो। टेक लीड तुरंत बोला, सोचता है किसी छोटे से ऐप से हमें चुनौती देगा? वांग लाऊ दोनों हाथ मेज पर रखकर आगे झुक गया। इस इंडस्ट्री में जिसे हम मारने का फैसला कर लें, वह मरता ही है। टेक लीड थोड़ा झिझका। सर, एक बात है, हमने उनके कोर कोड को खोलने की कोशिश की। उनका स्मार्ट सजेशन सिस्टम उसका लोकल डेटाबेस मिला ही नहीं। उसने दीवार पर बने नेटवर्क मैप की तरफ इशारा किया। वह रियल टाइम में किसी बहुत बड़े क्लाउड सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हमारे इंजीनियरों ने उसकी कॉपी बनाने की कोशिश की। सबसे अच्छा रिजल्ट भी उसकी स्पीड का सिर्फ 10वां हिस्सा था। वांग लाऊ ने भौहें सिकोड़ लीं। तो सर्वर पर हमला जारी रखो, रुकना मत। कल तक हमारा अपना मैचिंग फीचर लाइव होना चाहिए और बिल्कुल उसी जैसा दिखना चाहिए। टेक लीड तुरंत झुक गया। जी सर। वांग लाऊ खिड़की के पास जाकर शहर को देखने लगा। उसके लिए ये लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी कभी भी पैसे और ट्रैफिक से नहीं जीत सकती। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी समय एक पुराने इंटरनेट कैफे के वीआईपी रूम में मैं 3 मॉनिटर के सामने बैठा था। मेरी उंगलियां बिजली की तरह कीबोर्ड पर चल रही थी।
कमरे में सिर्फ मॉनिटर्स की नीली रोशनी थी। यही मेरा युद्ध क्षेत्र था। स्क्रीन पर हरे रंग का कोड तेजी से भरता जा रहा था। ये साधारण प्रोग्रामिंग नहीं थी, ये मशीनों की असली भाषा के बेहद करीब थी। मेरे फोन पर मौजूद एआई असिस्टेंट लगातार रिपोर्ट दिखा रहा था। टीएक्स का स्कैनर बहुत पुराने नियमों पर काम करता था, सीधे साधे डिटेक्शन सिस्टम। मैं रिपोर्ट की हर लाइन पढ़ रहा था और लगातार टाइप करता जा रहा था। फिर मुझे वो दरार दिखाई दी। अगर उनका स्कैनर किसी बहुत जटिल फाइल से टकराता तो टाइम आउट हो जाता और पूरी फाइल को बिना जांचे छोड़ देता। 2008 का सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अब भी साधारण ब्लॉक और अलाउ लिस्ट पर चल रहा था। अगर फाइल को पर्याप्त सुरक्षा लेयर में लपेट दिया जाए तो उनके पूरे सिस्टम को आराम से पार किया जा सकता था। मैंने फोन की स्क्रीन देखी और तुरंत समझ गया क्या करना है। अगर उन्होंने मेरा सामने का दरवाजा बंद किया है तो मैं पीछे से अंदर जाऊंगा। मैंने दापिंग की तरफ देखा। फोरम्स पर जितने भी फेक अकाउंट बनाए थे सब में लॉगिन करो। हर प्लेटफॉर्म, हर अकाउंट। दापिंग चौंक गया। हर फोरम? क्या पोस्ट करना है? एक फ्री अपडेट, मैंने कहा। मेरा दिमाग उनसे 3 कदम आगे चल रहा था। टीएक्स ने अभी अभी अपना नया मैचिंग फीचर लॉन्च किया था। जल्दबाजी में बनाई गई हमारी सस्ती कॉपी। सिर्फ आधा घंटा पहले मैंने उसे स्क्रीन पर खोला। नाम था चैट मैच। उनकी मैसेजिंग ऐप के अंदर बना हुआ नया फीचर, यूजर प्रोफाइल, मैचिंग स्कोर, हमारे जैसे ही फीचर्स और पूरी तरह फ्री। यही तरीका था जिससे बड़ी कंपनियां लड़ती थीं। सब कुछ कॉपी करो, कुछ भी चार्ज मत करो और अपने विशाल यूजर बेस से सामने वाले को कुचल दो। लेकिन मैं तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। मैंने एआई से कहा, कोड जनरेट करो। कोड ने ट्रोजन एप्पल। प्लान बेहद आसान था। मैं एक छोटा सा टूल बनाऊंगा, चैट मैच एक्सेलरेटर। ये दावा करेगा कि वह टीएक्स के नए मैचिंग सिस्टम के वीआईपी फीचर्स मुफ्त में अनलॉक कर सकता है। बिना पैसे दिए देखो कौन तुम्हें सीक्रेटली पसंद करता है। ऐसी चीज जिस पर लोग क्लिक किए बिना रह ही नहीं सकते। एआई तुरंत काम में लग गया और मेरा असली कोड उसके अंदर गहराई से छिपा हुआ था। ये दुनिया की सबसे पुरानी चालों में से एक थी। लोगों को वही दो जो वे चाहते हैं और उसी तोहफे के अंदर अपना हथियार छिपा दो। 2008 में आम यूजर्स को हैक टूल्स और चीट एप्स डाउनलोड करना बहुत पसंद था। फ्री शॉर्टकट्स का लालच छोड़ना लगभग नामुमकिन था। और सबसे मजेदार बात, मेरा टूल सच में काम करता था। ये वास्तव में टीएक्स के कुछ फीचर्स को अनलॉक कर देता था, क्योंकि वह उनके सिक्योरिटी सिस्टम की उन कमियों का इस्तेमाल करता था जिन्हें उन्होंने अभी तक ठीक ही नहीं किया था। लेकिन ऊपर से जितना दिखाई देता था अंदर उससे कहीं ज्यादा छिपा हुआ था। जैसे ही कोई मेरा छोटा सा टूल चलाता उसके अंदर छिपा असली कोड चुपचाप एक्टिव हो जाता, बिना किसी आवाज के, बिना किसी निशान के, और अपना काम शुरू कर देता। वह सिर्फ 20 किलोबाइट का एक छोटा सा ड्राइवर इंस्टॉल करता। न वह किसी का डेटा चुराता, न किसी फाइल को नुकसान पहुंचाता। दापिंग मुझे हैरानी से देखने लगा। तो फिर ये असल में करता क्या है? बस एक काम, मैंने जवाब दिया। जब भी कोई अपना फोन कंप्यूटर से चार्ज करने या गाने कॉपी करने के लिए जोड़ेगा, ये ड्राइवर उसके फोन में एक छिपी हुई सर्विस इंस्टॉल कर देगा। उस सर्विस का नाम था लिंशी। मैंने उसे शुरू से दोबारा बनाया था और इस तरह छिपाया था जैसे वह फोन के अपने सिस्टम का ही हिस्सा हो। मैं टाइप करता रहा और साथ साथ समझाता भी गया। ये कोड फोन की सिस्टम फाइलें चुपचाप बदल देगा और टीएक्स की चैट ऐप पर जाने वाला हर रिक्वेस्ट सीधे मेरे सर्वर पर भेज देगा। टीएक्स जिन यूजर्स को पैसे खर्च करके लाएगा वे आखिर में मेरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। दापिंग का मुंह खुला रह गया। ये तो पागलपन है। वह कुर्सी पर जड़ होकर बैठा रह गया, अब भी समझने की कोशिश कर रहा था कि मैंने आखिर किया क्या है। इसे कहते हैं टेक्निकल काउंटर अटैक, मैंने कहा और टाइप करता रहा। फिर मैंने एंटर दबाया। पैकेज तैयार था और उसी पल वह पूरे नेटवर्क में फैलना शुरू हो गया। 10 मिनट बाद हर हैकर फोरम, हर सॉफ्टवेयर डाउनलोड वेबसाइट नई पोस्टों से भर गई। चैट मैच फ्री क्रैक वर्जन लीक्ड। सबसे ऊपर वाली पोस्ट पर कुछ ही मिनटों में सैकड़ों रिप्लाई आ चुके थे। हर पोस्ट में साफ डाउनलोड लिंक था और स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन गाइड। सबसे बड़ी बात, टूल सच में काम करता था। असली मैचिंग रिजल्ट, असली नाम। इसलिए लोगों ने बिना झिझक उस पर भरोसा कर लिया। स्क्रीनशॉट्स, रिव्यू हर प्लेटफॉर्म पर भरने लगे। 1 घंटे के अंदर पोस्ट वायरल हो चुकी थी। डाउनलोड काउंटर 10,000 पार कर चुका था और लगातार ऊपर जा रहा था। उधर शेनजेन में टीएक्स के हेडक्वार्टर में एक कर्मचारी भागता हुआ ऑफिस में घुसा। टेक लीड मुस्कुराते हुए वांग लावू के कमरे में आया। सर, हमारा चैट मैच 1 मिलियन विजिट्स पार कर चुका है।
वांग लावू कुर्सी पर पीछे टिक गया और विजेता वाली मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। हमें कोई नहीं हरा सकता, उसने कहा। वो लड़का खत्म हो चुका है। वह खड़ा हुआ, दोनों हाथ फैलाए। आज रात सेलिब्रेशन डिनर, सी फूड, सब मेरी तरफ से। लेकिन वह जश्न कभी शुरू ही नहीं हो पाया। मॉनिटरिंग स्क्रीन पर कुछ अजीब होने लगा। 2 घंटे बाद टेक डिपार्टमेंट के फोन लगातार बज रहे थे। एक इंजीनियर भागता हुआ टेक लीड के पास आया। सर, बैकएंड डेटा में कुछ गड़बड़ है। हमारे पास लाखों एक्सेस रिक्वेस्ट आ रही हैं, लेकिन डेटाबेस में एक भी यूजर रिकॉर्ड नहीं है। टेक लीड वहीं रुक गया। क्या मतलब? इंजीनियर जल्दी जल्दी बोला। यूजर्स हमारे फीचर्स खोल रहे हैं, लेकिन सारा डेटा गायब हो रहा है। वह किसी दूसरे सर्वर पर रिडायरेक्ट हो रहा है। तो उसकी आवाज कांप रही थी। ये नामुमकिन है, टेक लीड चिल्लाया। उसी समय विशाल मॉनिटरिंग स्क्रीन पर ऐसा पैटर्न उभरा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टीएक्स का ट्रैफिक तेजी से गिर रहा था। लाखों कनेक्शन उनके अपने सर्वर छोड़ रहे थे और एक ही आईपी एड्रेस की तरफ जा रहे थे। उन्होंने तुरंत उस आईपी को ट्रेस किया। जो वेबसाइट खुली वो बिल्कुल चैट मैच जैसी दिख रही थी, लेकिन सबसे नीचे छोटे से ग्रे रंग के अक्षरों में लिखा था, पावर्ड बाय लिनफैन, थैंक यू फॉर द ट्रैफिक, मिस्टर पेंगुइन। वांग लाऊ के हाथ से कॉफी का कप छूट गया, फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उसका चेहरा गहरे लाल रंग का हो चुका था। हैकर्स, वे पूरी ताकत से चिल्लाया। अभी पुलिस को फोन करो। टेक लीड की आंखों में आंसू आ गए। सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे सर्वर पर हमला नहीं किया। यूजर्स ने खुद वो ड्राइवर डाउनलोड किया है। वे अपनी मर्जी से ट्रैफिक वहां भेज रहे हैं। उसने कांपते हाथ से स्क्रीन की तरफ इशारा किया। और सबसे बड़ी समस्या, वो ड्राइवर वायरस भी हटाता है और फोन की स्पीड भी बढ़ा देता है। कोई भी उसे हटाना नहीं चाहता। वो थककर कीबोर्ड पर झुक गया। यूजर्स उसे डिलीट करने के बजाय रखना पसंद कर रहे हैं। किसी ने धीरे से कहा, यह जहरीला सेब है। एक बार काट लिया तो फिर कभी थूका नहीं जा सकता। स्क्रीन पर लाल ग्राफ सब कुछ बता रहा था। टीएक्स का ट्रैफिक लगातार उनके प्लेटफॉर्म से निकलकर मेरे पास आ रहा था। उधर इंटरनेट कैफे में मैं अपने 3 मॉनिटर्स के सामने बैठा सब देख रहा था। नंबर मेरी उम्मीद से बहुत आगे निकल चुके थे। 30 लाख डेली एक्टिव यूजर्स। मैंने वह संख्या दोबारा पढ़ी यकीन करने के लिए। टीएक्स ने चैट मैच को प्रमोट करने में करोड़ों खर्च किए थे और उसका पूरा फायदा मेरे प्लेटफॉर्म को मिल रहा था। लाइव काउंटर अब भी लगातार ऊपर जा रहा था। 28 लाख, 29 लाख, 30 लाख। मैं मुस्कुरा दिया। दापिंग, इस बार हम कितना पैसा कमा रहे हैं? उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। इस बार हम पैसा नहीं कमा रहे। मेरी निगाह स्क्रीन पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और। मोबाइल इंटरनेट का दौर आने वाला था और मेरे हाथ में पहले से ही 30 लाख यूजर्स थे। अब हम कोई छोटा ऐप नहीं बना रहे। मैं व्हाइट बोर्ड तक गया, मार्कर उठाया और सिर्फ एक शब्द लिखा, VX। मैं 2008 में ही एस के पूरे दौर का अंत करने वाला था। अगर TX को युद्ध चाहिए था तो मैं यह लड़ाई उनके घर के दरवाजे तक ले जाऊंगा। मैं उनके पूरे साम्राज्य की जड़ उखाड़ दूंगा। मैं वापस कीबोर्ड पर बैठ गया। इस बार मेरा निशाना उनका असली चैट सिस्टम था। मेरे दिमाग में हर कदम पहले से मौजूद था। हर तारीख, हर फीचर, हर लाइन कोड, जो अभी दुनिया में अस्तित्व में भी नहीं थी। मैंने फोन उठाया। इंस्टेंट मैसेजिंग 2.0 फ्रेमवर्क लोड करो। वॉइस ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक्टिवेट करो। एआई ने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया। वह भविष्य से 3 साल आगे की वॉइस कंप्रेशन टेक्नोलॉजी निकाल रहा था और उसे 2008 के हिसाब से बदल रहा था। मॉनिटर पर कोड तेजी से बदलने लगा। धीमे मोबाइल नेटवर्क के लिए हर चीज ऑप्टिमाइज हो रही थी। कुछ देर बाद फोन की स्क्रीन पर एक बड़ा सा नीला बटन दिखाई दिया। सरल, साफ, होल्ड टू टॉक। 28 जून 2008। दुनिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अभी क्या होने वाला है। लोग सामान्य जिंदगी जी रहे थे। सड़कें भरी हुई थीं, बाजार खुले थे, हर तरफ बातें हो रही थीं। ओलंपिक मशाल शहर से गुजर रही थी। सड़क किनारे भीड़ खड़ी थी। हर दुकान में स्वागत गीत बज रहा था। हर टीवी पर बीजिंग ओलंपिक की उलटी गिनती चल रही थी। स्टॉक एक्सचेंज में निवेशक गिरते हुए शेयर देखकर रो रहे थे और यहाँ हैचिंग के ब्लैक ईगल इंटरनेट कैफे के वीआईपी रूम में दापिंग हाथ में खाना पकड़े स्क्रीन घूर रहा था। फैन जी, क्या ये मशीन खराब हो गई है? उसके हाथ से बंद सीधे मेज पर गिर गया, लेकिन उसे पता तक नहीं चला। स्क्रीन पर बना ग्राफ अब ऊपर नहीं बढ़ रहा था। वह लगभग सीधा आसमान की तरफ जा रहा था। सर्वर पर इतना डेटा आ रहा था कि पढ़ना मुश्किल हो गया था। सिर्फ एक रात में 50 लाख इंस्टॉल। लेकिन जिस नंबर पर मेरी नज़र टिकी थी वो कुछ और था। 20 लाख से ज्यादा वॉइस ट्रांसमिशन और संख्या लगातार बढ़ रही थी।
मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया। चेहरे की मुस्कान अब भी वैसी ही थी। शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन दिमाग पहले से ज्यादा जाग रहा था। दापिंग पहली बार पूरी गंभीरता से मुझे देख रहा था। मैंने मेज पर रखा फोन उठाया। स्क्रीन पर बड़ा सा नीला माइक्रोफोन बटन था। मैंने उसे दबाकर रखा। ओए मोटू, अब थोड़ा वजन कम करने का टाइम आ गया है, मैंने बोलकर बटन छोड़ दिया। सिर्फ 1 सेकंड बाद दापिंग का फोन मेज पर वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन जल उठी। न कोई रिंगटोन, न कोई डाउनलोड बार, बस एक छोटा सा वॉइस बबल जिस पर लाल रंग का डॉट चमक रहा था। उसने बिना सोचे टैप कर दिया। अगले ही पल मेरी आवाज उसके फोन से साफ सुनाई दी, मानो मैं उसके बिल्कुल पास खड़ा हूं। स्क्रीन पर मेरा नाम दिखाई दे रहा था और हरी ऑडियो बार रिकॉर्ड की हुई आवाज चला रही थी। दापिंग पहले मुझे देखने लगा, फिर फोन को, फिर दोबारा मुझे। ये क्या है? मैंने तो कोई कॉल रिसीव ही नहीं की। मैं मुस्कुराया। इसे वॉइस मैसेज कहते हैं। ये मोबाइल डेटा इस्तेमाल करता है, फोन कॉल नहीं, सिर्फ डेटा। दापिंग की आंखें फैल गईं, वह लगभग कुर्सी से गिर ही गया। आगे झुककर जल्दी से बोला, तो एक पैसे में कितने मैसेज भेज सकते हैं? मैं बिना रुके फिर से टाइप करने लगा। अभी 5 युआन में 30 मेगाबाइट डेटा प्लान मिलता है। उससे तुम हजारों वॉइस मैसेज भेज सकते हो। मेरे बनाए कंप्रेशन एल्गोरिदम की वजह से 10 सेकंड की एक वॉइस रिकॉर्डिंग सिर्फ 4 किलोबाइट में सिमट जाती थी। यानी 30 मेगाबाइट डेटा से लगभग 7,500 वॉइस मैसेज भेजे जा सकते थे। दापिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। कि कितने? वह इतनी तेजी से कुर्सी से उछला कि कुर्सी भी उसके साथ गिर पड़ी। धड़ाम! एक एसएमएस भेजने में 1 सेंट लगता है। 7,500 मैसेज यानी लगभग 750 युआन। 2008 में ये रकम सुनकर किसी का भी दिमाग घूम जाता। उस दौर में लोग हर एसएमएस लिखने से पहले 10 बार सोचते थे। कुछ पैसे बचाने के लिए शब्द छोटे कर देते थे। पूरे वाक्य की जगह ऐसे कोड लिखते थे जिन्हें सिर्फ उनके दोस्त ही समझ पाते। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल इतनी महंगी थी कि कई लोग फोन करने के बजाय पैदल चलकर मिलने चले जाते थे। और अब ब्लैक ईगल इंटरनेट कैफे के उस छोटे से वीआईपी रूम में मैंने उस पूरी दुनिया को बेकार बना दिया था। मेरी आंखें तेज हो गईं। क्या चीवान को पता चल गया है कि क्या हो रहा है? दापिंग तुरंत फर्श से उठा और कंप्यूटर के सामने बैठ गया। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगीं। एक के बाद एक वह अलग अलग फोरम खोलने लगा। उनकी चैट ऐप बार बार क्रैश हो रही है। उसने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, हर फोरम पर यूजर्स गुस्से में पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही सब लिंक्सी की भी बात कर रहे हैं। हर जगह सिर्फ लिंक्सी की चर्चा थी। यूजर्स उसके वॉइस फीचर को फोन वाला वॉकी टॉकी कह रहे थे और लिख रहे थे, इससे बेहतर कुछ भी नहीं। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। इतना काफी नहीं है। अभी लोग सिर्फ उत्सुक हैं, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा दिन नहीं टिकती। मुझे ऐसा कुछ बनाना होगा जिसके बिना उन्हें लगे कि वे रह ही नहीं सकते। खिड़की के बाहर सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी थी। मैं पूरी रात नहीं सोया था। मैंने फोन उठाया और एआई को अगला आदेश दिया, प्लान बी शुरू करो, वायरल स्प्रेड। फोन 1 सेकंड तक प्रोसेस करता रहा, फिर नई स्ट्रेटजी स्क्रीन पर आ गई। स्ट्रेटजी नेम, वॉइस ड्रिफ्ट बॉटल। एक यूजर अपनी आवाज रिकॉर्ड करेगा, उसे नेटवर्क में एक बहती हुई बोतल की तरह भेज देगा। कोई अनजान इंसान उसे पाएगा, उसके अंदर की आवाज सुनेगा और चाहे तो उस अजनबी से बातचीत शुरू कर देगा। 10 साल बाद हर सोशल ऐप यही फीचर कॉपी करने वाला था, लेकिन 2008 में ये किसी ने कभी देखा तक नहीं था। मैं फिर कंप्यूटर की तरफ मुड़ा और एक छोटा सा बदलाव किया। मैंने यूचू का फोन नंबर सीधे व्हाइट लिस्ट में डाल दिया। अब वो जो भी मैसेज भेजेगी, सबसे पहले सीधे मेरे पास पहुंचेगा, बिना किसी देरी के। उसी समय वीआईपी रूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कौन है? दापिंग जोर से चिल्लाया। हमारा ऑल नाइट सेशन अभी खत्म नहीं हुआ। बाहर से धीमी सी आवाज आई, मैं हूं। दापिंग ने दरवाजा खोला और सामने यूचू खड़ी थी। सुबह की धूप उसके बालों पर पड़ रही थी। उसका चेहरा अब भी थोड़ा पीला लग रहा था। दापिंग लगभग कोई बेवकूफी भरी बात बोल ही देता अब, लेकिन समय रहते रुक गया। वह चुपचाप एक तरफ हट गया। मैंने उसकी कदमों की आहट सुनी और पीछे मुड़कर देखा। कमरे में फैली सिगरेट की बदबू और इंस्टेंट नूडल्स के खाली कप देखकर उसने हल्का सा नाक सिकोड़ लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर फर्श पर बिखरे तारों और रैपर्स को पार करती हुई सीधे मुझ पर आकर रुकी। मैंने भी उसकी तरफ देखा। लिन फैन, उसने धीरे से कहा। वह अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में थी, एक हाथ में छोटा सा बैग। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस कमरे की दुनिया से बिल्कुल अलग हो। पूरी रात मेरे अंदर जो तेज धार बनी हुई थी, वो उसी पल पिघल गई। मैं खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? अस्पताल में किसी को तो रहना चाहिए। मैंने उसके लिए कुर्सी ढूंढनी चाहिए,
लेकिन हर कुर्सी इंस्टेंट नूडल्स के कपों से भरी हुई थी। माँ वहाँ हैं, उसने कहा। पापा की सर्जरी सफल रही। डॉक्टर ने कहा अगर उन्हें थोड़ी भी देर से लाया जाता तो शायद बचाना मुश्किल हो जाता। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे से बोली, उस रात तुमने इतनी जल्दी एम्बुलेंस बुलवाई, इसीलिए उनकी जान बच गई। उसने टेबल पर एक लंच बॉक्स रखा और खोल दिया। अंदर गरम चावल की खीर थी, उसमें लाल खजूर पड़े थे, साथ में कुछ स्टीम्ड बन। गरम भाप धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूं। फिर उसकी आवाज और धीमी हो गई। उसने अपनी स्कर्ट की जेब से एक बैंक कार्ड निकाला। इसमें अभी भी 50,000 युआन बचे हैं। सर्जरी में पूरे पैसे नहीं लगे, इसलिए बाकी वापस करने आई हूं। उसने कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझे पता है, इतने से तुम्हारा कर्ज नहीं उतरता। बाकी मैं नौकरी करके ब्याज सहित लौटा दूंगी। मैंने कार्ड की तरफ देखा, लेकिन हाथ नहीं बढ़ाया। मैं यूचू को अच्छी तरह जानता था। वो किसी का एहसान लेकर जी ही नहीं सकती थी। अगर मैं मना कर देता तो उसे और बुरा लगता। ठीक है, मैंने कार्ड ले लिया और बिना देखे कीबोर्ड के पास रख दिया। लेकिन किसी छोटी मोटी नौकरी की जरूरत नहीं है। मैं मुस्कुराया। असल में मुझे अभी किसी की जरूरत है। वह चौंक गई। किसी की? उसने कमरे की तरफ देखा। मतलब मैनेजर? दूसरी तरफ दापिंग खीर खाते खाते बुरी तरह खांस पड़ा। मैं हंसी रोकते हुए बोला, मैनेजर नहीं, चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर। मैंने लिंक्सी वाला फोन उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। बीच में वही बड़ा सा नीला माइक्रोफोन बटन था। इसे दबाकर बोलो। उसने धीरे से फोन लिया, जैसे अभी भी यकीन न हो। उसने बटन दबाकर रखा और बोली, लिन फैन एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। पुराने नोकिया की स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग बार भरने लगा। उसने बटन छोड़ दिया। एक हल्की सी धुन बजी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह मेरी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। अगले ही पल मेरे डेस्क के स्पीकर चालू हो गए। उसकी आवाज साफ सुनाई दी, लिन फैन एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। उसकी आंखें फैल गईं। पहले उसने फोन देखा, फिर स्पीकर, फिर मेरी तरफ। ये कैसे हो सकता है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये रिकॉर्डिंग नहीं है, ये भविष्य है। मैंने फोन उसकी तरफ उठाया। अब से जब भी तुम मुझसे बात करना चाहो, बस ये बटन दबाना। ना फोन बिल, ना शब्दों की कोई सीमा। रोना हो, हंसना हो, बस बोल देना, मैं सुन लूंगा। उसके चेहरे पर पहली बार एक अलग सी भावना उभरी। ऐसे समय में जब हर इंसान सिर्फ जीने की जद्दोजहद में लगा था, मैंने उसे बिना किसी कीमत, बिना किसी सीमा, हर समय मुझ तक पहुंचने का रास्ता दे दिया था। वह कुछ पल चुप रही, फिर उसने स्क्रीन पर चलते डेटा की तरफ देखा। ये सब तुमने बनाया है? अभी अभी खत्म किया है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अभी ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैंने झूठ बोला। असलियत ये थी, 50 लाख लोग पहले ही उस ऐप पर आ चुके थे। तो मुझे इसे टेस्ट करने में मदद करो। अगर इससे पैसे कमाए तो तुम्हारा पूरा कर्ज खत्म। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, पीछे वाली स्क्रीन पर लाल रंग का वार्निंग बॉक्स उभर आया। इस बार हमले टीएक्स की तरफ से नहीं थे। ये मोबाइल कैरियर की लीगल नोटिस थी। हमारा ऐप गैरकानूनी वीओआईपी सर्विस चला रहा था। अगर हमने इसे बंद नहीं किया तो वे इंटरनेट काट देंगे और पुलिस को बुला लेंगे। दापिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। फैन जी, कैरियर्स हमारे पीछे पड़ गए हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। एसएमएस और वॉइस कॉल, उसी से तो उनकी पूरी कमाई होती थी, और मेरे फ्री वॉइस मैसेज सीधे उनके बिजनेस पर वॉर कर रहे थे। यूजू ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कोई परेशानी है? मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने बस फोन उठाया और एक नंबर डायल कर दिया। मेरे चेहरे पर चिंता का नाम तक नहीं था। स्क्रीन पर इंटरनेशनल कंट्री कोड दिखाई दे रहा था। ऊपर लिखा था, वांग श्यूहोंग एचटीसी की फाउंडर। वह इस समय दुनिया के पहले एंड्रॉयड फोन G1 की लॉन्च तैयारी में लगी हुई थी। जाहिर है उनका प्राइवेट नंबर मेरे पास नहीं था, लेकिन एआई के पास था। 3 बार घंटी बजी, फिर कॉल उठ गई। उधर से एक तेज और थकी हुई अंग्रेजी आवाज आई, हु इज दिस? मैं बिना रुके अंग्रेजी में बोलने लगा, डायरेक्टर वांग, मैं चीन से बोल रहा हूँ। मेरे पास ऐसा ऐप है जो लॉन्च वाले दिन G1 को आईफोन 3G से आगे पहुंचा सकता है। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, चीन के मोबाइल कैरियर्स मुझे बंद करना चाहते हैं। 3 सेकंड तक पूरी चुप्पी रही, फिर उनकी ठंडी आवाज आई, मैं तुम्हें नहीं जानती, और G1 एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है। मैंने एआई की स्क्रीन देखी। उसने G1 की हर जानकारी निकाल रखी थी, स्लाइड आउट कीबोर्ड तक। मैं शांत स्वर में बोला, ये एंड्रॉयड 1.0 पर चलता है और मुझे इसके बारे में सब पता है। मैं वीआईपी चेयर पर पीछे टिक गया और कहा, अगर मैं कहूं कि G1 दुनिया का पहला फोन बन सकता है जो फ्री वॉइस मैसेज सपोर्ट करेगा। 2 मिनट बाद भी उन्होंने कॉल नहीं काटी। डायरेक्टर वांग, मेरे पास पहले से ही
50 लाख एक्टिव यूजर्स हैं जो आपके प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। क्या कोई मोबाइल कैरियर गूगल और HTC के स्ट्रेटेजिक पार्टनर को बंद करने की हिम्मत करेगा? मैं जुआ खेल रहा था। मेरे पास सिर्फ भविष्य की जानकारी थी और शब्द। मैं दांव लगा रहा था कि स्मार्टफोन की रेस जीतने के लिए HTC इतनी बेताब होगी कि चीन के एक अनजान लड़के की बात भी सुन लेगी। फिर मैंने उनकी सांसें तेज होती हुई सुनी। वह दिलचस्पी लेने लगी थी। दूसरी तरफ वांग शुहोंग फोन को घूर रही थी। 50 लाख यूजर्स, उन्होंने धीरे से दोहराया। चीन का इंटरनेट ट्रैफिक खुद देख लीजिए, मैंने कहा। नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे सिर्फ एक HTC डेवलपर लाइसेंस चाहिए और एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट। बदले में मैं आपको चीन का पूरा यंग मार्केट दे दूंगा। 5 मिनट बाद कॉल खत्म हो गई। मेरे बगल वाले मॉनिटर पर सोल लिंक का ट्रैफिक मैप पूरे चीन में चमक रहा था। उन्होंने हाँ नहीं कहा, लेकिन ना भी नहीं कहा। मैंने उंगलियां चटकाई। दापिंग, वो लीगल नोटिस बंद करो, उसे भूल जाओ। लेकिन अगर पुलिस आ गई तो? दापिंग घबराया हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा। वे नहीं आएंगे। मैंने वो बैंक कार्ड उठाया जो यूचू वापस करना चाहती थी और फिर से उसकी हथेली में रख दिया। बहुत जल्द HTC की तरफ से कैरियर के बड़े अधिकारियों को फोन जाएगा और ओलंपिक शुरू होने से ठीक पहले कोई भी एक इंटरनेशनल टेक पार्टनरशिप को बंद करने की हिम्मत नहीं करेगा। यही तो मेरा सबसे बड़ा हथियार था। 2008 को 2024 की नज़र से देखना, उन दिग्गज कंपनियों की ताकत उधार लेना जो अभी मुझे जानती तक नहीं थी, ताकि मैं वह युद्ध जीत सकूं जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था। यूं चुपचाप मुझे देख रही थी। वही लड़का जो स्कूल में हमेशा उसके पीछे पीछे चलता था बिना कुछ बोले। आखिर वह इतना बदल कब गया? अब वह उसे एक साथ बहुत दूर भी लग रहा था और पहले से कहीं ज्यादा करीब भी। आखिर वह कब ऐसा इंसान बन गया जो सिर्फ एक फोन कॉल से पूरी दुनिया हिला सकता था? लिन फैन, वह सीधी खड़ी हो गई। मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती हूँ। CEO, CFO, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो भी काम दोगे मैं करूंगी। लेकिन जब तुम जीतोगे, मैं वहां मौजूद रहना चाहती हूँ। मैं सचमुच कुछ पल के लिए चौंक गया, फिर मुस्कुराया। वेलकम अबोर्ड बॉस लेडी। उसका चेहरा कानों तक लाल हो गया। उसने मुझे घूरा, लेकिन अपनी बात वापस नहीं ली। उसी समय मेज पर रखा मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। AI ने इमरजेंसी अलर्ट भेजा था। लार्ज स्केल कैपिटल मूवमेंट डिटेक्टेड। सिटी कमर्शियल बैंक शेनगोल चांग के नाम पर मौजूद चंगमैन बिल्डिंग मटेरियल्स फैक्ट्री की संपत्ति जबरन बेच रहा था। खरीदार का नाम जुड़ा था जाओ चांग हाय और कीमत उस जमीन की असली कीमत का सिर्फ 30% थी। मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। जाओ चांग हाय, मैं इस नाम को अच्छी तरह जानता था। मेरी पिछली जिंदगी में यही वह आदमी था जिसने यूचू के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। उसने उसके पिता को मजबूर करके फैक्ट्री लगभग मुफ्त में अपने नाम करवा ली थी, फिर सारे मजदूरों को निकाल दिया और उस जमीन पर अपार्टमेंट बना दिए। उसी एक सौदे ने उसे पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी बना दिया। और इस टाइमलाइन में भी वही सब फिर से होने वाला था। अभी मैंने यूचू की तरफ देखा। वह अब भी शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला तूफान दरवाजे पर खड़ा है। यूचू, मेरी आवाज अपने आप धीमी हो गई। मैंने कैनवास वाला बैग उठाया। उसमें अभी भी 4 लाख युआन से ज्यादा नकद रखा था। दलिया बहुत अच्छा था, लेकिन हमें अभी तुरंत निकलना होगा। कहाँ? उसने पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे परिवार की फैक्ट्री वापस लेने और उस आदमी का हिसाब करने जिसे बहुत पहले ही रोक देना चाहिए था।